प्यारे साथियों, आज हम आर्थिक विश्लेषण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक विश्लेषण की विधियों में हमारे यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, निगमन, आगमन और स्थितिक और पारवेगी की विधियों का अध्ययन करेंगे। हमने अगले अध्याय में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था। इस बार अब हम अभी निगमन और आगमन विधियों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो मैं आज इसमें निगमन विधि का परिचय दूंगा और इन्हीं नियमों के तहत जो मान्यता बनती है उनसे हमारे आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण होता है। इसलिए ये सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं हमारे लिए। निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड्स। निगमन विधि को विश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं। ये अनुभव पूर्व होती है, ये गणित की विधि भी कहलाती है। इसमें तर्क वितर्क भी होता है, इसलिए इसको तर्क विधि भी कहा जाता है। इसमें विश्लेषण व जांच पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए इसे विश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं। इसमें मान्यताओं व परिकल्पनाओं तथा तर्क वितर्क को अधिक प्रयोग होने से इसे निराकार या अमूर्त विधि भी कहा जाता है। इस संबंध में भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे प्रोफेसर बॉल्डिंग ने कहा है कि बौद्धिक प्रयोग की विधि है। निगमन विधि कैसी है? बौद्धिक प्रयोग की विधि है, क्योंकि इसमें बुद्धि व तीक्ष्ण विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ सामान्य व स्वयं सिद्ध बातों से विशिष्ट निष्कर्ष की ओर जाते हैं। अर्थात निगमन का अर्थ होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। निगमन का सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने इसी विधि का व्यापक प्रयोग किया था। इस विधि का प्रयोग करके उन्होंने कई ऐसी मान्यताएं बनाई, कई ऐसे सिद्धांत बनाए, जैसे उत्पादन का सिद्धांत, उत्पादक का व्यवहार, उत्पादक लाभ अधिकतमकरण, पूर्ण प्रतिस्पर्धा इत्यादि चीज़ों का उन्होंने सिद्धांत इसी बेस पे बनाए थे। निगमन विधि का स्पष्टीकरण। निगमन विधि में कुछ मान्यताओं के आधार पर तर्क का उपयोग करके हम परिणाम निकालते हैं और बाद में उन परिणामों की जांच तथ्यों की सहायता से करते हैं। यदि परिणामों और तथ्यों का परस्पर मेल हो जाता है तो ये सिद्धांत स्थापित हो जाता है, अथवा वैकल्पिक सिद्धांत बनाया जाता है। प्रोफेसर बॉल्डिंग ने कहा था कि आर्थिक विश्लेषण में कीमत, मजदूरी व अन्य भिन्न भिन्न किस्म की मान्यताएं आर्थिक मात्राएं आती है। आर्थिक मात्राओं और संबंधों का वास्तविक जगत में बहुत जटिल होता है। एक सरलतम घटना से भी भिन्न भिन्न आर्थिक प्रभावों को जल्दी से समझना आसान नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में हमें मस्तिष्क में हमारे एक विचार होता है कि आर्थिक प्रणाली मान लेते हैं, तो काफ़ी सरल किस्म की हो जाती है, काफ़ी सरल हो जाता है, समझना थोड़ा आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो वास्तविक स्थिति से कभी मेल खाती है। हम इन अर्थशास्त्र में कई तरह की मान्यताएं लेकर आगे बढ़ते हैं और निगमन विधि का प्रयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अधिक लाभ अधिकतम करना चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति, तो हम अन्य मान्यताओं को स्वीकार करते हुए चलते हैं। और जैसे फर्म अपनी बिक्री की मात्रा को अधिकतम करना चाहती हैं, अथवा लाभ की कोई स्थिर राशि प्राप्त करना चाहती हैं, अथवा वह अपने माल का मूल्य अधिकतम करना चाहती है, अथवा वे उत्पादित माल की औसत लागत न्यूनतम करना चाहती हैं, अथवा वे अपना विस्तार एक्सपेंशन तेज़ी से करना चाहती है। तो इन भिन्न भिन्न मान्यताओं के आधार पर हम निष्कर्ष भी भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन इन सभी में विश्लेषण की विधियाँ भी एक सी होगी। यह स्वाभाविक है कि हमारी रुचि इन मान्यताओं से अधिक होगी कि वास्तविकता से ज़्यादा समीप हो जिसे हम जानते हैं। यदि फर्म लाभ अधिकतमकरण पर ज़्यादा बल देती है तो उसके व्यवहार का विश्लेषण करते समय इसी लक्ष्य को सर्वोपरि माना जाएगा। निगमन विधि की कुछ मान्यताएं हैं जो इस प्रकार से है। निगमन प्रणाली में प्रयुक्त मान्यताओं के संबंध में प्रोफेसर रॉबिन्सन का मत है कि वे हमारे अनुभव से संबंधित ऐसे तथ्य हैं जिन्हें विवाद रहित माना जा सकता है। उत्पादन के सिद्धांत की मुख्य मान्यता यह है कि उत्पादन के साधन एक से अधिक होते हैं। साथ ही ये भी मान्यता रहती है कि एक उत्पादन का साधन दूसरे साधन में पूर्णतः प्रयोग नहीं किया जा सकता है, पूर्णतः बदला नहीं जा सकता है। इसी कारण उत्पादन में उत्पत्ति हास नियम की प्रवृत्ति लागू होती है, उत्पत्ति हास नियम लागू होता है। मूल्य सिद्धांत की मान्यता यह है कि व्यक्ति अपने अधिमानों यानी परफॉर्मेंस जो भी उसकी होगी को क्रम से जांच सकता है। इन मान्यताओं की प्रकृति को पूरी तरह
समझ लेने के बाद ही ये बात स्वीकार कर ली जाती है कि संबंध में कोई विवाद नहीं है। इनकी सत्यता को स्थापित करने के लिए कोई नियंत्रित प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे दैनिक जीवन, ये दैनिक अनुभव से इतना अधिक मेल खाती है कि इन्हें व्यक्त करते ही हमें ये पता चल जाता है कि ये सही है या गलत है। इन मान्यताओं के आधार पर जो हम उच्च स्तर से विश्लेषण भी किया जा सकता है। उपयुक्त मान्यताओं के साथ साथ हम कुछ सहायक मान्यताओं को भी आवश्यकता होती है, जैसे बाजार की दिशा क्या है, विनिमय में भाग लेने वालों की संख्या कितनी है इत्यादि। इनके आधार पर निष्कर्ष निकाले गए सत्यता और तर्क की दृष्टि से संगति लॉजिकल पर कॉन्सिस्टेंसी पर निर्भर करते हैं। लॉजिकल संगति होनी चाहिए। अतः इस विधि में तर्क की दृष्टि से कोई दोष नहीं होना चाहिए। उपयुक्त विवेचन से यह उपयुक्त जो अभी पढ़ा इससे स्पष्ट होता है कि निगमन विधि मान्यताओं और तर्क विवेचन पर निर्भर करती है। इसका उपयोग मांग सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, आय के वितरण सिद्धांत आदि में व्यापक रूप से किया जाता है। निगमन विधि के कुछ गुण या लाभ भी हैं। पहला, आर्थिक जगत के अध्ययन में सुविधा होती है। ये आर्थिक जगत की बड़ा जटिल है। इनको अध्ययन करने से हमें सरल परिस्थितियाँ मिल जाती है जो वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं, जिससे हमें काफ़ी सुविधा पहुँचती है। दूसरा, प्रयोगात्मक विधि का समीप उपयोग है। अर्थशास्त्र में प्रयोगात्मक विधि का उपयोग सीमित होने से इस विधि का महत्व बढ़ जाता है। प्राकृतिक विज्ञान में प्रयोगशालाओं में नियंत्रित करके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं और अर्थशास्त्र में इस प्रकार के नियंत्रित प्रयोग सुगम नहीं होते हैं, इसलिए निगमन विधि का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। गणित और तर्क का उपयोग किया जाता है। गणित व तर्क का उपयोग करके भी हम निष्कर्ष सुनिश्चित कर सकते हैं, तो इसका निगमन विधि का महत्व बढ़ जाता है। आगमन विधि के सहायक, आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि आगमन विधि इसकी एक सहायक विधि है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं परंतु सहायक है। आगमन विधि में पहले तथ्य एवं आंकड़े एकत्र किए जाते हैं,